The state of Pakistan has not deployed its army against its own people in the way the democratic Indian state has. Look, Kashmir has never been an integral part of India. Current establishment, Hindu, right-wing, anti-Islam, has decided that they're just bulldozing Muslim neighborhoods to construct this political Hindu majority, starting with Jat Paat, Todak Mandals. जात पात तोड़क मंदर्स, ये है भारतीय होम ग्रोन मेड्यूसा अरुंधति रॉय। कहने को बुकर प्राइज, सिडनी पीस प्राइज अवॉर्डी हैं, लेकिन इनके कलम से निकले शब्द और जुबान से निकली भाषा कभी भारत के हित में नहीं रही है। साहित्य लिखते लिखते वे ना जाने कब भारत की छवि को गंदा करने वाली सबसे बड़ी प्रोपोगैंडिस्ट बन गई। आइए इस वीडियो में खोलते हैं अरुंधति रॉय के काले कारनामों के चिट्ठे। तो देखिए, अरुंधति रॉय की एक ये वीडियो मार्केट में वायरल होने लगी। इसमें वे ये कहती दिखी कि भारत आज़ादी के बाद से ही कॉलोनियल स्टेट बन गया है और उसने कश्मीर, पंजाब, पूर्वोत्तर, तेलंगाना, गोवा जैसे इलाकों में अपनी ही जनता पर मिलिट्री वॉर कर दिया। वे यहाँ तक कहती हैं कि 1961 में गोवा की मुक्ति कोई आज़ादी नहीं थी, बल्कि अपर कास्ट हिंदू स्टेट का ईसाई आबादी पर हमला था। लेकिन दोस्तों, असलियत यह है कि 1961 का ऑपरेशन विजय पुर्तगाली शासन को खत्म करने और गोवा को आज़ाद कराने के लिए किया गया था। यह लड़ाई सिर्फ 36 घंटे चली और बहुत कम लोग मारे गए। भारत ने पहले शांति से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन पुर्तगाल ने गोवा छोड़ने से मना कर दिया। इसलिए यह कदम कॉलोनियल स्टेट से मुक्ति था, ना कि किसी धर्म पर हमला। इतिहास में गोवा पर पुर्तगालियों का एनेक्सेशन बहुत ही क्रूर था। इसमें हिंदुओं और यहाँ तक कि कुछ ईसाइयों को भी जबरन धर्म बदलाया गया, यातनाएं दी गई और जिंदा दिया गया। ये असली अत्याचार था जिसे भारत ने 1961 में खत्म किया। अरुंधति रॉय की बातें सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करती हैं। वे भारत को अपर कास्ट हिंदू स्टेट बताकर लोगों में नफरत और बांटने का काम करती हैं, जबकि सच्चाई ये है कि गोवा की आज़ादी सभी गोवा वासियों यानी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सबके लिए थी, क्योंकि गोवा और दमन और दीव भारत का अभिन्न अंग है। दरअसल दोस्तों, ये भारत को गोवा एनेक्सेशन के नजरिए से अपर कास्ट हिंदू स्टेट कहने वाली बात अरुंधति ने अपनी किताब मदर मेरी कम्स टू मी में लिखी है। इसमें उसने अपनी एक्टिविस्ट मां मेरी रॉय की बात की, लेकिन इस किताब को लेकर भी अरुंधति को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पहले तो इसको हिस्टोरिकली रिविजनिस्ट बताया, और दूसरी बात ये कि इस किताब के बुक कवर पर छपी उनकी धूम्रपान करते हुए की तस्वीर। इसके कारण तो केरल उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका तक दायर हो गई है, जिसमें तंबाकू के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। अब देखिए, अरुंधति रॉय के अंदर हमेशा से भारत के प्रति एक नफरत का कीड़ा रहा है, जिसके चलते उन्होंने अक्सर और बार बार इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। फासिस्ट, हिंदू नेशनलिस्ट और कास्ट बेस्ड फलाना ढिमाका। मतलब अरुंधति की पहली ही किताब, जिसका नाम है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, उसमें इसने जाति और धर्म से जुड़े वर्जित रिश्तों और एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट को दिखाया, जिसकी वजह से इसे भारत में कड़ी निंदा का भी सामना करना पड़ा। केरल के उस समय के मुख्यमंत्री E.K. नयनार ने इसे बेहद अश्लील कहा और इस पर अश्लीलता के मुकदमे भी चले। विदेशों में भी विवाद हुआ। बुकर पुरस्कार की जज कार्मेन कैलिल ने इसे घटिया कहा और द गार्जियन अखबार ने इसे निराशाजनक बताया। भारत में यह मामला सेंसरशिप और सांस्कृतिक नैतिकता पर बड़ी बहस का कारण बना, लेकिन इसके बावजूद किताब ने दुनिया भर में लाखों की संख्या में बिक्री की, क्योंकि जाहिर सी बात है, झूठे भ्रामक दावों पर मिर्च मसाला किसे पसंद नहीं है। लेकिन अरुंधति की ये भारत के प्रति घृणा वाली भावना खत्म नहीं हुई। 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट की इसने निंदा करते हुए इसे राष्ट्रवादी और पर्यावरण के लिए विनाशकारी बताया। उसने तर्क दिया कि ये परीक्षण मिलिटरिज्म और राष्ट्रवाद की ओर एक बदलाव का प्रतीक था, जिसने भारत को उसकी एंटी कॉलोनियल रूट से अलग कर दिया। इसके बाद लेखन छोड़कर जब अरुंधति रॉय ने एक्टिविज्म का नकाब पहना, तो शुरू में उन्हें सोशल एक्टिविस्ट कहा गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन में उन्होंने भाषण दिए, बड़े बड़े बांधों को विकास विरोधी कहा, पर धीरे धीरे साफ हुआ कि उनका असली मकसद सिर्फ पर्यावरण नहीं बल्कि भारत विरोध था। हर मंच से, हर मौके पर उन्होंने यही साबित किया कि उन्हें भारत के खिलाफ बोलकर लाइमलाइट में रहना है, और इसी दौरान इस पर अर्बन नक्सल का लेबल भी लगा।
इसी कड़ी में सबसे बड़ा घिनौना बयान आया कश्मीर पर। अरुंधति रॉय ने खुले मंच पर कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है। Look, Kashmir has never been an integral part of India. सोचिए, एक भारतीय पासपोर्ट से दुनिया घूमने वाली महिला उसी देश के टुकड़े करने की बात करती है। कश्मीर में जवान शहीद हो रहे थे, आतंकवाद फैल रहा था और अरुंधति रॉय उस आतंकवाद को आज़ादी की लड़ाई बताकर पाकिस्तान के नैरेटिव को हवा दे रही थी। और यहाँ जो एक बात नोट करने वाली है वो ये कि कश्मीर को लेकर ऐसे बयान अरुंधति ने यासिन मलिक और सैयद अली गिलानी जैसे सेपरेटिस्ट लीडर्स के बाजू में खड़े होकर दिए थे। दोस्तों, आप बताइए, क्या ये सिर्फ एक ओपिनियन था या फिर देशद्रोह? क्योंकि इसी को लेकर 2010 में अरुंधति के खिलाफ हेट स्पीच फैलाने पर एफआईआर हुई। अक्टूबर 2023 में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। जून 2024 तक उन पर यूपीए के तहत आरोप तय हो गए, जिनमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। बाकी साल 2025 में उनकी किताब आज़ादी, जिसमें कश्मीर में कथित अत्याचारों का जिक्र है, उसको भी जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप में 25 प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची में शामिल कर दिया गया। खैर, इतना ही नहीं, अरुंधति रॉय ने नक्सलियों को गांधीवादी विद्रोही कहा। वो नक्सली जो भारत की पुलिस, सेना और निर्दोष आदिवासियों को गोलियों से छलनी करते हैं। वो नक्सली जिन्होंने दशकों तक विकास को रोककर लाखों परिवार बर्बाद कर दिए। लेकिन अरुंधति रॉय को उनमें रोमांटिक क्रांति दिखती है। क्यों? क्योंकि सेना और सरकार को गाली देकर ही उनका एजेंडा चलता है। बाकी आपको बता दें कि अरुंधति रॉय बार बार 2002 के गुजरात दंगों की आलोचना करती रही हैं, जिसमें कितने कार सेवकों की जान चली गई। Fire to the train and 57 pilgrims were burnt. In reaction to that, under his watch, right-wing Hindu mobs went crazy in Gujarat. They burnt and killed and raped, and something like between 1,000 and 2,000 Muslims were massacred openly on the streets of Gujarat. वे इसे स्टेट स्पॉन्सर्ड जेनोसाइड बताती रहीं। अपनी किताब माय सेडिशियस हार्ट में उन्होंने बढ़ते हुए हिंदू राष्ट्रवाद को फांसीवाद बताया और भाजपा की तुलना अमेरिका में कैपिटल हिल दंगाइयों से की। इसके अलावा अरुंधति ने 2020 में सीए के खिलाफ केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी विरोध प्रदर्शन किया था। इसके अलावा आपको एक और किस्सा सुनाती हूँ। 2001 में संसद पर हमला करने वाला अफजल गुरु जब फांसी की सजा पाता है तो पूरा देश तो संतोष महसूस करता है, लेकिन अरुंधति रॉय वो इस आतंकी के पक्ष में उतर आती हैं। उनका कहना था कि अफजल को न्याय नहीं मिला, यानी देश की संसद पर हमला करने वाले आतंकवादी के लिए सहानुभूति और देश के शहीदों के लिए चुप्पी। दोस्तों, क्या यही है ह्यूमन राइट्स एक्टिविज्म? वैसे अरुंधति रॉय की आतंकियों के साथ मेल मिलाप यहीं तक सीमित नहीं है। उन्होंने तो जेकेएलएफ आतंकी यासिन मलिक के साथ भी हाथ मिलाए हैं। 2020 दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद से भी उनकी कथित तौर पर नजदीकियां बताई गई हैं। साथ ही मुस्लिम प्रोपेगेंडा पत्रकार राना अयूब भी इनकी खास मालूम पड़ती हैं। इसके साथ ही अरुंधति अपनी लेफ्ट आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद जुबैर के ऑल्ट न्यूज़ को भी फंड करती हैं। सोचिए, क्या खतरनाक नेटवर्क बना रखा है इन वामपंथियों ने। वैसे बाहरी लोगों के साथ तो छोड़िए, अरुंधति रॉय का अपना निजी लोगों का नेटवर्क भी काफी इंटरेस्टिंग है। आपको बता दें कि अरुंधति प्रणॉय रॉय की कजन है, वही प्रणॉय रॉय जो कि एनडीटीवी के कर्ता धर्ता रहे हैं और नेपोटिज्म के जरिए पत्रकारिता के क्षेत्र में रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्त जैसे प्रोपेगेंडा धारियों को प्लेटफॉर्म दिया है। और दोस्तों, प्रणॉय रॉय की पत्नी राधिका की बहन है बृंदा कारत, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट की सीनियर लीडर रह चुकी हैं। बाकी बृंदा कारत के भतीजे विजय प्रसाद न्यूज़ क्लिक जैसे प्रोपेगेंडा मीडिया पोर्टल से जुड़े हुए हैं और उन्हें चाइनीज प्रो स्टोरीज करने के लिए बढ़ावा देते रहते हैं। ये वही न्यूज़ क्लिक है जो कि गौतम नवलखा जैसे अर्बन नक्सलियों को पैसा देते हैं और इनके अरुंधति रॉय और गुलाम नबी फाय जैसे पाकिस्तानी जासूसों से भी गहरे संबंध बताए जाते हैं। अब देखिए, यहाँ कुछ सवाल उठने चाहिए कि अरुंधति रॉय जैसे वामपंथियों द्वारा भारत के खिलाफ की गई बयानबाजी से उन्हें क्या मिलता है। भारत में भले लोग उन्हें नापसंद करें, लेकिन विदेशों में वो फ्री स्पीच आइकन बन जाती हैं। वहाँ के एनजीओज, यूनिवर्सिटीज और लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस उन्हें बुलाते हैं, अवार्ड देते हैं, पैसे देते हैं। यानी खेल साफ है, भारत को गाली दो, पश्चिम से ताली लो, भारत की छवि खराब करो और विदेशी मंचों पर इंटेलेक्चुअल स्टार कहलाओ।
बदलाव। अरुंधति रॉय की जिंदगी का सार यही है। भारत से पहचान मिली, भारत की आज़ादी ने उन्हें लिखने और बोलने की आज़ादी दी, लेकिन उसी आज़ादी का इस्तेमाल उन्होंने भारत को बदनाम करने के लिए किया। जहां हमारे जवान जान देकर देश की रक्षा करते हैं, वहां अरुंधति रॉय जैसे लोग बैठकर उन पर उंगलियां उठाते हैं, जिन्हें अपने देश से नफरत है लेकिन इसी देश में ऐशो आराम से रहते हैं। अरुंधति रॉय सिर्फ एक लेखिका नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल इंडिया बैशर हैं। उन्हें भारत से पैसा, नाम और पहचान मिली, लेकिन बदले में उन्होंने भारत को ही गाली दी। कितनी विडंबना है ना। आपको क्या लगता है, अरुंधति रॉय एक साहसी लेखिका हैं या फिर भारत विरोध की ब्रांड एम्बेसडर? दोस्तों आप जरूर हमें कमेंट करके अपनी राय बताइएगा और बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद।